एवरीवन, सीटेट 2022 के आरंभ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सीसीई में कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो इवैल्यूएशन के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, एक्टिविटीज हैं, टूल्स हैं जिसका यूज करके बच्चों को इवैल्यूएट किया जाता है। लेकिन इससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था। उसमें बेसिकली हमने सीसीई डिटेल में पढ़ा था। सीसीई क्या है, कौन कौन से टाइप्स हैं, इसका क्या मीनिंग है, एंड असेसमेंट के कौन कौन से पैराडाइम्स हैं, इन सबको हमने डिटेल में जाना था। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि सीसीई के कौन से ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसका यूज इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। और इसके पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। उन्हें देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट 2022 एनवायरमेंटल स्टडीज में जा सकते हैं, जहां आपको सारे टॉपिक सीक्वेंस में मिलेंगे। उनको देखकर आप सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस भी बूस्ट कर सकते हैं। और सीटेट के ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसे जानने के लिए आपको जाना होगा दिल्ली बाइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट, जो है www.delhibytes.in, जहां पर आपको दो तरह के मॉक्स देखने को मिलेंगे। एक है टॉपिक वाइज मॉक और दूसरा है फुल फ्लेज मॉक। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पहले सारे टॉपिक वाइज मॉक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ताकि आपको पता चले कि हर एक टॉपिक के किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर इसके बाद आप फुल फ्लेज मॉक ट्राई करिएगा, ताकि आपको पता चले कि पूरे पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करके चलना है। और आते हैं आज के मेन कंसेप्ट पे, जो है टूल्स एंड टेक्निक्स। कौन कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेक्निक क्या होती है। टेक्निक ऐसा मेथड है, एक जरिया है, एक सोर्स है जिसका यूज टीचर बच्चों की लर्निंग के डाटा कलेक्शन में करती है। यानी जो जो टीचर एक्टिविटी करवाती है वो सारी एक्टिविटीज किस पर्पज से करवाई जाती है, बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्टिविटी टीचर करवा रही है वो सारी वो टेक्निक्स है जिसका यूज टीचर बच्चों के डाटा कलेक्शन में, यानी कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है, कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे इंप्रूव करने की जरूरत है, इन सब को जानने के लिए करती है। तो वो होती है टेक्निक। लेकिन जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसे एनालाइज करने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है वो कहलाता है टूल। फॉर एग्जाम्पल, टीचर क्लास में डिस्कशन कंडक्ट करवा रही है, तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं जो भी टॉपिक वो पढ़ाना चाह रही है उसके रिगार्डिंग। तो उस टाइम टीचर जो टूल यूज कर रही है, मान लीजिए चेक लिस्ट यूज कर रही है, ऑब्जर्वेशन यूज कर रही है, रेटिंग स्केल यूज कर रही है, इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो सारी कहलाएगी टूल्स। यानी कि टेक्निक हो गया डिस्कशन, जिसमें बच्चे खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर बच्चों का डाटा कलेक्ट कर रही है और उसके बाद उसको एनालाइज करने के लिए जिस चीज का यूज कर रही है वो कहलाता है टूल। तो ये है टूल्स एंड टेक्निक्स का बेसिक डिफरेंस। एंड ये सारे वो टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसका कॉमनली यूज किया जाता है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में टेक्निक और टूल का यूज किया जाए। जैसे टेक्निक्स होगी क्लास वर्क, क्विज, होमवर्क, वर्कशीट, असाइनमेंट, ग्रुप एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रोजेक्ट है, एग्जीबिशन है, ओलंपियाड है। ये सारी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हमें पता चलता है बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ये सारे हैं टूल्स, जैसे ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, रूब्रिक्स, मार्कशीट, जिससे हमें पता चलता है कि जो बच्चे ने परफॉर्म किया है उसे किस तरीके से हमें एनालाइज करना है, किस तरीके से बच्चे को उसमें हमें सपोर्ट गाइड करना है, किस तरीके से उसकी इंप्रूवमेंट हुई है, ये चीज हमें चेक करनी है। उसके लिए यूज किया जाता है टूल्स को। तो हम इन टूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो टेक्निक्स हैं ये कॉमन टेक्निक्स हैं, इसे कैसे भी हम यूज कर सकते हैं और किसी भी असेसमेंट में इसका यूज किया जा सकता है। चाहे हम फॉर्मेटिव में इसका यूज करें, चाहे सबमेटिव में यूज करें, इन टेक्निक्स को हम कॉमनली यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस इसके पर्पस पे आ जाएगा। पर्पस पे यानी कि किस तरीके से इसका यूज किया जा रहा है। अगर हम बच्चे को जो काम करवा रहे हैं, मान लीजिए वर्कशीट का एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हम वर्कशीट यूज कर रहे हैं बच्चे के लिए और उसमें बच्चे को बता रहे हैं कि किस तरीके से उसने इम्प्रूव करना है या किस तरीके से वो अच्छा कर रहा है, तो हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी कि बच्चे को हम जब ड्यूरिंग द क्लासरूम वर्कशीट यूज करवाते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये चेक करने के लिए कि आज के लेक्चर में, आज की क्लास में बच्चे ने क्या सीखा। लेकिन जब ये वर्कशीट बच्चे को एट द एंड ऑफ चैप्टर दे दी जाए कि चैप्टर पूरा खत्म हो गया, अब ये वर्कशीट बच्चा करेगा, वो कहलाएगी सबमिटिव असेसमेंट। तो इस तरीके से ये सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिसका यूज हम फॉर्मेटिव और सबमिटिव दोनों में कर सकते हैं। बस डिफरेंस आएगा कि उसका यूज क्या है। ड्यूरिंग द क्लासरूम अगर कोई चीज करवाई जा रही है, कोई एक्टिविटी है, कोई एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा है, तो वो होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी एट द एंड ऑफ चैप्टर करवाने लगे या टर्मिनल एग्जाम के दौरान करवाने लगे, तो वो बन जाएगा सबमिटिव असेसमेंट। इन टेक्निक्स को हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है टीचर पर कि वो किस पर्पस के लिए इसको यूज कर रही है। इसी तरीके से टूल्स हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत
कॉमन टूल है जिसका यूज टीचर बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए करती है। अगर जो टूल्स हमने डिस्कस करें उनमें से कोई भी टूल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम प्रिपेयर भी नहीं है बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए, इसके बावजूद हम ऑब्जर्वेशन का यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को केयरफुली देखना, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इस चीज को देखने के लिए हम ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं। एंड टीचर जब ऑब्जर्वेशन का यूज करती है तो वो ये जानने की कोशिश करती है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कैसे कर रहा है, तो उसके लिए उसको ध्यान से देखती है, सुनती है, उनके बिहेवियर को, उनके वर्क को स्टडी करती है, उनके स्किल्स जानने की वो कोशिश करती है। जब ऑब्जर्वेशन करती है तो ऑब्जर्वेशन के दौरान वो जनरली उनकी स्किल्स, नॉलेज, बिहेवियर जानने की कोशिश करती है कि जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर बच्चे का है, क्या बच्चा उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, जो नॉलेज हम चाहते हैं बच्चे में डेवलप हो, क्या वो डेवलप हो रही है। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं जब हम क्लासरूम में बच्चे को इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत अच्छा टूल है। अगर बच्चे को हम थ्रू आउट द ईयर ये देखना चाहें कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, जब बिगनिंग हुई थी सेशन की बच्चा क्या परफॉर्मेंस था और सेशन खत्म होने वाला तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये चीज चेक करने के लिए पोर्टफोलियो बेस्ट टूल माना जाता है। बेसिकली क्या होता है, पोर्टफोलियो कलेक्शन होता है उन सभी एक्टिविटीज और वर्क का जो बच्चे ने थ्रू आउट द सेशन की होती है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं ताकि ये देख सके कि बिगिनिंग ऑफ सेशन, मिडल ऑफ सेशन और एट द एंड ऑफ सेशन बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, कैसा इम्प्रूव किया। इसमें हम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब वो हर एक चीज जो बच्चा कर रहा है इसमें इंक्लूड की जा सकती है। चाहे कोई रिटर्न मटेरियल हो, अगर कोई हमने बच्चे से नोट वगैरह लिखवाया हो या कोई डायरी लिखवाई हो, कुछ भी आ सकता है। कोई ड्राइंग है, पेंटिंग है, टेस्ट है, पिक्चर वीडियो है, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट की, या वो खुद उस काम पर रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है जो उसने किया। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जा सकती है, उसमें हर एक चीज को इंक्लूड किया जाएगा जो बच्चा थ्रू आउट द सेशन करता है। चाहे कोई टेस्ट हो, कोई मटेरियल हो, कोई एक्टिविटी उसने करी हो, कोई एक्सपेरिमेंट उसने किया, कोई ड्राइंग उसने करी हो, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जा सकती है। और जो एक्टिविटी हम रिटर्न फॉर्म में नहीं लगा सकते उसका वीडियो पिक्चर इसमें डाला जा सकता है। तो पोर्टफोलियो बेस्ट टूल माना जाता है किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस को थ्रू आउट द सेशन इवेलुएट करने के लिए। इसी के साथ है चेकलिस्ट, ये भी बहुत अच्छा टूल माना जाता है। चेकलिस्ट में बेसिकली क्या होता है, जैसे हम अपनी एक चेकलिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसी तरीके से एक चेकलिस्ट टीचर बनाती है। उसमें ये देखने की कोशिश करती है कि जो एक्टिविटी के दौरान टीचर चाहती है बच्चे में चेंजेस आए या बच्चा सीखे, बच्चा नॉलेज गेन करे, बच्चा बिहेव करे, क्या वो हो रहा है। जो ऑब्जेक्टिव्स वो सेट करके चलती है, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, उनको चेक करने के लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ, चेकलिस्ट है क्लास थर्ड की। कोई भी एक्टिविटी हो उसके लिए कॉमनली चेकलिस्ट यूज की जा सकती है, जिसमें हम ये बेसिकली देखते हैं क्या बच्चे का पार्टिसिपेशन है क्लास में, बिहेवियर है अच्छा, नॉलेज उसकी कंसेप्ट की बन रही है या नहीं, क्लीनिनेस उसने रखी है या नहीं काम करते वक्त, उसका इंटरेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, या अटेंशन उसने पे कर रखा है नहीं कर रखा क्लास की एक्टिविटी के दौरान। अगर बच्चे का पार्टिसिपेशन अच्छा है क्लास में तो हम टिक लगाएंगे, अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो हम क्रॉस करेंगे। इसके यही दो रूल है, दो ही इसके मेथड है। या तो टिक कर दो अगर वो एक्टिविटी आपको बच्चे में दिख रही है, वो बिहेवियर स्किल डेवलप होता दिख रहा है तो, अगर नहीं है तो क्रॉस कर दो। ये काम होता है चेकलिस्ट का। ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम इसमें ये नहीं देख पाते कि कितने लेवल तक बच्चे का इम्प्रूवमेंट हुआ है या कितने लेवल तक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। इस ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए आया है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में बेसिकली हम बच्चे को रेट करते हैं कि कितने लेवल तक बच्चे ने उस एक्टिविटी में पार्ट लिया। तो ये एक ऐसा टूल है जिसमें टीचर बच्चों की एक्टिविटीज, बिहेवियर, एटीट्यूड को स्केल पर नापती है कि बच्चे ने कैसा कितना परफॉर्म किया। 5 में से कितने नंबर दिए जाएंगे उस एक्टिविटी के लिए, 10 में से कितने नंबर दिए जाएंगे उस एक्टिविटी के लिए, या बच्चे ने एक्सेलेंट किया, गुड किया, वेरी गुड किया। इस चीज को नापने के लिए, एक पर्टिकुलर नंबर देने के लिए रेटिंग स्केल बनाया गया है। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, वही सारे मैंने पैमाने इसमें रखे हैं जो चेकलिस्ट में रखे थे, लेकिन अब यहाँ पे बच्चे को इवेलुएट करना और इजी और इफेक्टिव हो गया है। जिससे बच्चे का पार्टिसिपेशन कैसा है, बहुत पुअर है, बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं तो वेरी पुअर कर दो, ठीक ठीक सा है, कभी कभी पार्टिसिपेट किया है तो ओके कर दो, या 100% पार्टिसिपेशन है तो वेरी गुड कर दो। तो रेटिंग स्केल जो कमी चेकलिस्ट में दिखी थी उसको पूरा करता है कि कितना पार्टिसिपेशन बच्चे ने किया, यहाँ पे वो शो हो सकता है। बच्चे ने क्लीनिनेस कितनी रखी, हो सकता है स्टार्टिंग में तो बच्चे ने बहुत बढ़िया क्लीनिनेस रखी हो, अपने आसपास सफाई रखी हो, लेकिन लास्ट में आते आते वो इस बात को भूल गया हो,
तो हम इसे गुड, वेरी गुड करके जैसे भी हमें ठीक लगे उसे हम मेजर कर सकते हैं, जो चेकलिस्ट में पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि अगर हम क्लीनिनेस के लिए बच्चे को ओके दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं वो रीजन यहाँ स्टेट नहीं होता। तो इस रीजन को पूरा करने के लिए फिर आता है रूब्रिक्स, जिसमें रूब्रिक्स में चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल दोनों के काम हो जाते हैं, और जो रेटिंग स्केल का ड्रॉबैक है वो भी यहाँ पूरा हो जाता है। तो रूब्रिक एक असेसमेंट टूल है जिसमें हम हर अचीवमेंट क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं, चाहे वो कोई वर्क हो, रिटन फॉर्म में हो, ओरल फॉर्म में हो या विजुअल वर्क में हो। उस हर एक कंपोनेंट को, हर एक क्राइटेरिया को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं जब बच्चे को हम इवेलुएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ये हमारा वर्क हो गया रेटिंग स्केल का, कि रेटिंग स्केल बच्चे को किस तरीके से हमें नापना है। कि बच्चे ने अच्छा किया तो हैप्पी है, ठीक ठीक सा किया तो ठीक ठीक सा फेस है, और बच्चे ने पुअर किया तो हमने सैड फेस बना दिया। इसी के साथ जो रेटिंग स्केल में कमी थी कि हम बच्चे को वो वाला ग्रेड क्यों दे रहे हैं, उसमें रीजन स्टेट नहीं था। रूब्रिक में रीजन स्टेट है। अगर हमें ये देखना है कि क्लीनिनेस कैसी है, तो माई वर्क इज नीट एंड tidy, some of my work is neat and tidy, my work is not neat and tidy, वो चीज यहाँ पे चेक की जा सकती है। तो क्लीनिनेस में हम बच्चे को जो रेट दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं उसका रीजन भी यहाँ पे साथ में स्टेट होता है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल और रूब्रिक, इन तीनों में से बेस्ट टूल असेसमेंट का कौन सा रहेगा? रूब्रिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें, फॉर्मेलिटीज हमें मिल रही है जो हमें असेसमेंट के लिए चाहिए होती है। इसके बाद है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड हर स्कूल में मेंटेन नहीं होता है, लेकिन इसे हर स्कूल में मेंटेन किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे के वो लाइफ इंसिडेंट रखे जाते हैं, वो सिचुएशंस यहाँ पे मेंशन, रिकॉर्ड की जाती है जो पर्टिकुलर इवेंट या फिर पर्टिकुलर एपिसोड बच्चे के लाइफ का बताता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का जो बिहेवियर था, पहले काम था, बहुत शांत रहता था, लेकिन एकदम से उसने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। तो बच्चे का जो ऑल ऑफ सडन चेंज इन बिहेवियर आया है, क्यों आया है, क्या आया है, कैसे आया है, इस चीज को मेंटेन करने का काम एनेक्डोटल रिकॉर्ड में किया जाता है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे का जो स्पेसिफिक बिहेवियर है जिसमें इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, उसका पूरा एक पहले रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, जिसमें हम सिर्फ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ही लिखेंगे। यानी कि जो चीज एक्चुअली में शो हो रही है, बच्चा एक्चुअली में फील कर रहा है, दिखा रहा है, सिर्फ वही चीज यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। एज अ टीचर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां नहीं रखेंगे। जो एक्चुअली में हमने देखा, बच्चे ने लड़ाई करी है, बच्चे ने उल्टा बोला या बच्चे ने कुछ गलत काम किया है, वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ मेंशन नहीं करते हैं टीचर। अब यहाँ पे कोई सा भी बिहेवियर जो हमें स्पेसिफिकली चेंज करवाना है, यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ताकि उसके बेसिस पे हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हो ये देख सके कि हमें एज अ टीचर क्या उसमें रोल अदा करना है। ये होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम कौन कौन से रिकॉर्ड मेंशन कर सकते हैं? अगर एग्जाम्पल है तो स्पीच पैटर्न। जनरली प्राइमरी बच्चों का जो होता है स्पीच पैटर्न थोड़ा गड़बड़ाया होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, पीयर इंटरेक्शन। बच्चे अक्सर प्राइमरी क्लासेस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते, घुलते मिलते नहीं है। अगर ये बिहेवियर बच्चे का एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर जाए तो हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके उसके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए एनेक्डोटल मेंटेन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एनेक्डोटल मेंटेन किया जाता है। इसमें हम नेम, डेट, ऑब्जर्वर, सेटिंग सब मेंशन करते हैं, और जो एक्चुअली में इवेंट होता है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। जो कोई भी बच्चे के उस बिहेवियर को देखेगा जो ड्रास्टिंग है, जो अनएक्सेप्टेबल है, वो एनेक्डोटल में उसे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है मार्कशीट। मार्कशीट तो हम सबको पता ही क्या होता है। बेसिकली जिसमें बच्चे के थ्रू आउट द ईयर परफॉर्मेंस मेंटेन की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड एंड मार्क्स, वो मार्कशीट कहलाती है। इसमें हम दोनों एरियाज कवर करते हैं, स्कोलास्टिक भी, को स्कोलास्टिक भी। यानी कि बच्चे ने एकेडमिक्स में कैसा किया और उसका को करिकुलर एक्टिविटीज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वैल्यूज कैसी रही, ये सारी चीजें हम डिटेल में मार्कशीट में मेंटेन करते हैं। और ये एक ऐसा टूल है जो पूरे साल बच्चे ने क्या सीखा, कैसा सीखा, उसका कैसा चेंज रहा, उन सबका रिकॉर्ड इसमें मेंशन किया जाता है। तो ये तो हो गए वो टूल्स जिसका यूज करके बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसे एनालाइज कर सकते हैं। इसी के साथ जो टेक्निक्स हैं वो ये है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे क्लास वर्क हो, टर्म एग्जाम्स हो। ध्यान रखिएगा टर्म एग्जाम्स कभी फॉर्मेटिव नहीं होंगे, ये हमेशा सबमिटिव होते हैं। इसके अलावा ये सारी की सारी टेक्निक्स हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट कहीं भी यूज कर सकते हैं, पर्पस को ध्यान में रखते हुए। और एक इम्पोर्टेंट नोट है जो मैं आपको यहाँ बता दूं, क्योंकि यहाँ हम अक्सर स्कूल में गलती कर जाते हैं, हम यूनिट टेस्ट को फॉर्मेटिव असेसमेंट में डालते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि यूनिट टेस्ट कभी फॉर्मेटिव टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट टेस्ट लिया जाता है एट द एंड ऑफ यूनिट।
एट द एंड ऑफ चैप्टर। तो ये फॉर्मेटिव कैसे हो सकता है? ये फॉर्मेटिव हो ही नहीं सकता, ये सबमिटिव असेसमेंट में आएगा, जो कि गलती की जाती है स्कूल्स में जब इसको रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो यूनिट टेस्ट हमेशा सबमिटिव असेसमेंट के अंडर ही आएगा। इसी के साथ कुछ और ऐसे टूल्स हैं जो सबमिटिव असेसमेंट में आएंगे, जैसे कि रिटर्न वर्क। जब हमें बच्चों की रिटर्न स्किल को डेवलप करने के लिए देखना होता है बच्चे ने कितना डेवलप किया, तो उसके लिए हम एक जो रिटर्न वर्क लेते हैं जिसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उसके मार्क्स भी अलग से लगाए जाते हैं, तो वो सबमिटिव असेसमेंट होगा। इसी तरीके से परफॉर्मेंस टास्क, जिसे हम वाई या प्रैक्टिकल भी कहते हैं, जो एग्जाम से कुछ दिनों पहले होता है, वो भी सबमिटिव असेसमेंट में आएगा। इसी के साथ क्वार्टरली असेसमेंट, जैसे कि यूनिट टेस्ट क्वार्टरली होता है, या जो बच्चों के टर्म एग्जाम्स होते हैं हाफ ईयरली होते हैं, वो भी सबमिटिव असेसमेंट में ही आएंगे। इन सबका जो कॉमन टास्क रहता है वो ये रहता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करना कि बच्चे ने उस कंसेप्ट के बाद, उस चैप्टर, यूनिट या फिर टर्म के बाद कितना सीखा। तो ये सारी टेक्निक सबमिटिव असेसमेंट में आएगी। एंड जितना हमने टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्कस किया, इसी के बेस पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस जाने के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे आपको सीसीई के अलग से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज मॉक में। तो उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जैसे कि यू हैव टू असेस योर स्टूडेंट्स ईवीएस प्रोजेक्ट एंड गिव देम क्विक फीडबैक। अगर आपको अपने स्टूडेंट का ईवीएस प्रोजेक्ट एसेस करने के बाद उसे क्विक फीडबैक देना है, कौन सा टूल इनमें से बेस्ट रहेगा? ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट और पीयर असेसमेंट? ऑब्वियसली चेकलिस्ट इसमें बेस्ट रहेगा, क्योंकि चेकलिस्ट के जरिए जो जो हमने कंपोनेंट्स बनाए होंगे उसके बेसिस पे हम क्विक फीडबैक बच्चे को दे पाएंगे। तो चेकलिस्ट इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, एक एजर्शन है और एक है रीजन। एजर्शन में कहा गया है कि टीचर को अलग अलग मेथड्स यूज करने चाहिए बच्चों को असेस करने के लिए, और इसका रीजन कहा गया है कि बच्चे की जो सक्सेस फेलियर है वो एक पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हमें पढ़ते ही पता चल गया कि एजर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि अलग अलग मेथड यूज करेंगे तो हम अलग अलग तरीके से बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे उनकी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ए एंड आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि राजा एक ईवीएस टीचर है जो एक ऐसा असेसमेंट टूल यूज कर रहे हैं जिसमें बच्चों की अचीवमेंट क्राइटेरिया को वो अलग अलग तरीके से, चाहे रिटर्न हो, ओरल हो, विजुअल हो, इन सबको अलग अलग तरीके से हर कंपोनेंट का यूज करके असेस कर सकते हैं। तो टीचर कौन सा टूल यूज कर रही है? रूब्रिक्स का, चेकलिस्ट का, एनेक्डोटल का, या फिर ऑब्जर्वेशन का? अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी है कि जब टीचर अलग अलग कंपोनेंट्स को एक साथ रख के बच्चों के रिटर्न, ओरल, विजुअल फॉर्म सबको इवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं, तो वो रूब्रिक्स कहलाता है। सो रूब्रिक्स इज करेक्ट आंसर। तो अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा, क्वेश्चन समझ आएंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और हमारे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।